हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताने वाले एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 12 फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी उत्तर के साथ, जो कि 100% गारंटी है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप बस इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए, आपका अच्छे मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी को सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 3 संधारित्र C1, C2 और C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, यानी कि ये क्वेश्चन ही आपका है। ठीक है, आप लोग इसको न्यूमेरिकल मत समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन इसी तरह के आपके फिजिक्स में क्वेश्चन आते हैं कि 3 संधारित्र है, यानी कि संधारित्र को किससे शो करते हैं, सी से शो करते हैं। तो C1, C2 और C3 है, जो कि श्रेणी क्रम में, किसमें, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी समतुल्य धारिता जो है उसको ज्ञात करना है, यानी कि धारिता C को ज्ञात करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, 3 संधारित्र C1, C2 और C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम इसको डायग्राम के माध्यम से देखेंगे कि ये C1 और C2, C3 किस तरीके से श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जैसे एक C1 यहाँ पे ऐड है, एक C2 यहाँ पे और एक C3 यहाँ पे ऐड है, और इसके बाद इसका ये वाला भाग जो है पृथ्वी से ऐड हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने इस तरीके से, तो यहाँ पे हो गया C1, C2 और C3, जो कि श्रेणी क्रम में क्या है, ऐड हो गए हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए माना कि संधारित्र की जो प्लेटों के बीच का विभवांतर है वो क्रमशः कितना है, V1, V2 और V3, यानी यहाँ पे हमको मान लेना है। तो यहाँ पे C1 की जगह V1, V2 और V3, यानी कि इसमें क्या है, V1, V2 और V3 क्या है, विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। ओके, और इसके बीच यहाँ पे V, यानी कि हमें तुल्य विभवांतर भी ज्ञात करना है। ठीक है, तब जाके तुल्य धारिता ज्ञात होगा। तो यहाँ पे ये हो गया डायग्राम। अब इसके बाद देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए जो V बराबर होता है वो क्या होता है, Q डिवाइड C। ठीक है, V बराबर Q बाई C होता है, ये फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है कि V1, V2 और V3, यानी कि V1 बराबर यहाँ पे Q डिवाइड बाई C1। ठीक है, इस तरीके से V2 बराबर Q डिवाइड बाई C2, इस तरीके से हमें अब इसी फॉर्मूले पर इन तीनों का मान लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं V1 बराबर Q डिवाइड बाई C1। Q1 नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि Q का मान क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा V2 बराबर Q डिवाइड बाई C2, और यहाँ पे V3 बराबर Q डिवाइड बाई C3। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए जहाँ जो Q है वो संधारित्र के प्लेटों के बीच का क्या है, आवेश है। जहाँ क्या Q क्या है, Q जहाँ है संधारित्र प्लेटों के बीच का आवेश। ओके, तो यहाँ पे Q जो है वो प्लेटों के बीच का आवेश है। तो यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ से कुल विभवांतर, यानी कि कुल विभवांतर बराबर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ से हमारा कुल विभवांतर यानी कि V बराबर हो जाएगा V1। ठीक है, यहाँ पे V1, V2 प्लस V3, यानी कि ये जो मान है इसको, यानी कि कुल विभवांतर बराबर। तो यहाँ पे देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या था, Q डिवाइड बाई C1, Q डिवाइड C2 और Q डिवाइड C3। तो यहाँ पे इसको बराबर करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं Q C1 प्लस
Qc2 प्लस Qc3। तो इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ठीक है, समीकरण फर्स्ट। अब इसके बाद देखिए, यदि C तुल्य धारिता हो तब समीकरण 1 से, यानी कि यदि C क्या हो, तुल्य धारिता हो, तब समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से क्या होगा, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, Q डिवाइड बाई C1 और यहाँ पे Q प्लस Q डिवाइड बाई C2 प्लस Q डिवाइड C3, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से दिया है। तो यहाँ पे देखिए, यदि C तुल्य धारिता हो तब समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे हमारा समीकरण 1 दिया हुआ है। समीकरण का 1 का मान जो है वो Q डिवाइड C1 प्लस Q डिवाइड C2 प्लस Q डिवाइड C3, यानी ये समीकरण 1 है। यदि C तुल्य धारिता हो तब, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा Q डिवाइड C बराबर Q बटे के C1 प्लस Q बटे के C2 प्लस Q बटे C3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे कि Q सभी में है तो Q को हम क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। तो यहाँ पे हम जब Q को कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए Q डिवाइड C, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब Q को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने Q को कॉमन कर लिया, तो ये हो जाएगा 1/के C1 प्लस 1/के C2 प्लस 1/के C3, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये Q है, ये Q से ये Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये Q से एक Q कट जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा, अगर इस Q को हम क्या कर दिए, इस Q से काट दिए तो यहाँ पे बचा 1, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड C बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 1/के C1 प्लस 1/के C2 प्लस 1/के C3, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमारा समतुल्य धारिता क्या हो गया, प्राप्त हो गया। 1/के C बराबर क्या हो गया, 1/के C1 प्लस 1/के C2 प्लस 1/के C3, जहाँ पे जो C1 C2 और C3 है वो श्रेणी क्रम में जुड़ी है और तीनों संधारित्र की अलग अलग क्या है, धारिताएं हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यू आते रहते हैं। तो ये दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत बल रेखाएं समविभव सतह के लंबवत होती हैं, ठीक है। क्या पूछ रखा है कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो समविभव सतह के लंबवत होती हैं। तो यहाँ पे इसको सिद्ध करना है। समविभव पृष्ठ पर किसी भी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। किस तरीके से, अब यहाँ पे आपको समझना है, यानी कि समविभव पृष्ठ पर किसी भी बिंदु आवेश को, यहाँ पे हमने एक समविभव पृष्ठ मान लिया, ठीक है, ये क्या है, समविभव पृष्ठ है कोई। तो इसमें क्या है कि एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए समविभव पृष्ठ पर किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से, यानी अब हमको क्या करना है, यहाँ पे कई बिंदु दिए हुए, इस बिंदु से यानी कि समविभव पृष्ठ से किसी बिंदु को यहाँ से एक आवेश को क्या कर रहे हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे ले जाने में जो इसके बीच किया गया कार्य W है ना, वो क्या है, शून्य है। क्या है, W शून्य होता है। इसलिए जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो समविभव पृष्ठ के क्या होती हैं, लंबवत गुजरती हैं, इस तरीके से लंबवत गुजरती हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे समविभव पृष्ठ पर किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वो शून्य होता है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं भी समविभव पृष्ठ की क्या होती है, लंबवत होती हैं। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संधारित्र किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संधारित्र किसे कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित किया जा सकता है। तो यहाँ पे किस तरीके से, जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे हमने ले रखा है, जैसे ये एक प्रकार का संधारित्र है। क्या संधारित्र है, तो इसमें क्या है कि आवेश यहाँ पे प्लस पॉजिटिव आवेश इधर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके उत्प्रेरक से यहाँ पे माइनस जो है
इसके प्रभाव से यहाँ पे माइनस यहाँ पे उत्पन्न हो गया एक प्लेट पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक प्लेट को हमने क्या कर दिया कि पृथ्वी से ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसके दोनों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होते हैं, और इसके विपरीत यहाँ पे क्या हो जाता है कि इधर भी प्लस का चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे जब प्लस का चार्ज हो जाता है तो फिर उसके बाद ये पृथ्वी से ऐड हो जाता है, तो पृथ्वी क्या है, सबसे बड़ी नेगेटिविटी है। ठीक है, तो इसलिए इसके मान और यहाँ पे माइनस पृथ्वी से ऐड होकर यहाँ पे जो आवेश का मान है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, यानी कि समान हो जाता है। इसलिए आप लोग यहाँ पे संधारित्र के यहाँ पे आकार को परिवर्तन किए बिना ही यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आवेश की पर्याप्त मात्रा को आप संचित कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो संधारित्र में परावैद्युत के उपयोग में धारिता क्यों बढ़ जाती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने से इसके अंदर जो है वो प्लेटों के बीच उपस्थित ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो कि विपरीत आवेश को प्रेरित करने होने से उत्पन्न होता है। अतः प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है और धारिताएं क्या हो जाती हैं, बढ़ जाता है। किस तरीके से, यहाँ पे आप फार्मूले से भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए V बराबर जो होता है वो Q/C होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब विभवांतर क्या होगा, घटेगा, तो धारिता क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। आप लोग सिर्फ इस फार्मूले को याद रखिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वही वाला फिगर हो गया कि यहाँ पे हमने एक संधारित्र लिया है और इसमें क्या किया कि आवेश यहाँ पे एक पर प्लस और एक पर माइनस को जनरेट कर दिया, और इनके बीच क्या उत्पन्न हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि इनके प्लेटों के बीच क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो कि विपरीत आवेशों को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो यहाँ पे वही वाला बात हो गया कि ये क्या है, प्लस उत्पन्न हो जाता है इसके विपरीत, यानी ये माइनस है तो इसके विपरीत क्या है, प्लस इस पे उत्पन्न हो जाता है, और ये पृथ्वी क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये माइनस देने लगती है, तो ये जो इसका आवेश का मान होता है वो दोनों मिलकर शून्य हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें जब जो आवेश का मान होता है, ठीक है, वो आवेश का मान क्या होने लगता है, कम होने लगता है। आवेश का मान कम होने लगता है तो ये V का मान भी क्या हो जाता है, विभवांतर का मान घट जाता है। इससे क्या होती है कि ये जो धारिता होती है वो अपने आप बढ़ने लगती है। ओके, फिर तो यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य 800 माइक्रोकूलाम आवेश को गति कराने में कितना कार्य करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यानी कि आवेश का मान कितना दिया हुआ है, 800 माइक्रोकूलाम। ठीक है, और एक माइक्रो बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 होता है। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि कितना कार्य, यानी कि कार्य कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए सभी बिंदुओं पर जो विभव का मान होता है वो समान होता है। सभी समविभव पृष्ठ में क्या होता है कि सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है, जैसा कि हमने आपको अगले वाले क्वेश्चन में आपको बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, यानी कि पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, यहाँ पे एक पृष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ पे किन्हीं दो बिंदुओं के बीच यहाँ पे हमें विभवांतर कितना होगा, यहाँ पे पहले विभवांतर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये समविभव पृष्ठ है, तो यहाँ पे जो विभवांतर का मान होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। कितना होगा, शून्य होगा। अब यहाँ पे देखिए अब W यानी कि इसमें मान क्या क्या दिया था, जो कि आवेश का मान दिया था वो 800 माइक्रोकूलाम दिया था। ठीक है, जहाँ पे 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे Q बराबर 800 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा इसका मान। अब इसके बाद यहाँ पे W यानी कि कार्य का मान पूछ रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग फार्मूला जानते हैं कि W बराबर जो होता है वो Q × V यानी कि डेल्टा V होता है, इस तरीके से। तो अभी इस फार्मूले पर हम क्या करेंगे कि रखकर इस न्यूमेरिकल को छोटे से सॉल्व कर देंगे। ये देखिए ये न्यूमेरिकल टाइप का नहीं, इसी तरह के क्वेश्चन आपके फिजिक्स में आते हैं कि उसमें आपके क्वेश्चन भी दिए रहेंगे और उसमें न्यूमेरिकल भी दिए रहेंगे, तो वो प्रश्न के रूप में आता है। तो यहाँ पे देखिए अब इसको मान पे रख देंगे, यानी कि W का मान नहीं दिया था
क्यू का मान दिया था 800 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और यहाँ पे जो डेल्टा वी है इसके बराबर समविभव पृष्ठ है, तो इस पे क्या है, शून्य इसका मान है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा कि अगर हम किसी शून्य में किसी भी मान का गुणा करेंगे तो वो भी मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, W बराबर 0 और यहाँ पे शून्य हो जाएगा, यानी कि W बराबर। तो यानी कि किसी भी समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य 800 माइक्रोकूलम आवेश को गति कराने में जो किया गया यानी कार्य कितना करना होगा, शून्य करना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई कार्य नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गए हमारे 5 सबसे महत्वपूर्ण फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आप सभी को इसको बिल्कुल तैयार कर लेना है और इसी तरह के डेली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको फिजिक्स में मिलेंगे। आप लोग सिर्फ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर कर दिया करिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। इसी तरह के हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 के आल सब्जेक्ट की स्टडी होती है और केमिस्ट्री की भी फुल तैयारी कराई गई है। प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं, और फिजिक्स की भी और हिंदी की भी। ठीक है, और ग्रामर की भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं डेली, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।